नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ हमारे तीन खास मेहमान मेजर जनरल वीके दत्ता, मेजर जनरल संजय मेस्टिन और एयर कमोडोर एएस बेल। सर, बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और आज वॉर रूम में बात करेंगे दुनिया में जितनी वॉर्स चल रही हैं उन सब के बीच आई सबसे बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग में एक बेहद बड़ा मोड़ आ गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आप भी इसके बारे में लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम आपको इसकी एक एक डिटेल बताएंगे और समझाएंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर कैसे बदल गया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे उबरने में उन्हें अब लंबा वक्त लगेगा, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि यूक्रेन इतनी बड़ी तबाही रूस के अंदर जाकर के मचा सकता है। बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक जाकर के बड़े ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने रूस के 4 एयर बेसेस को टारगेट करते हुए उसके 41 अहम और बहुत महंगे लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्पाइडर वेब, जिसमें एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस अटैक में यूक्रेन ने रूस के A-50, TU-90 और TU-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। इस किस्म के बॉम्बर्स दुनिया में 3 ही देश इस्तेमाल करते हैं, रूस, अमेरिका और चाइना। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 4 बड़े और बहुत अहम एयरबेसेस को तबाह कर दिया। मरमंस्क में, ओलेनिया में और इर्स्कुक में, इसके अलावा बेलाया एयरबेस, इवनोवो एयरबेस और डायलगिलोवो एयरबेस को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनसे एक और ऑपरेशन में रूसी सबमरीन को भी तबाह किया है उसने। यह ऑपरेशन रूस के सेबरोमोर्स्क में हुआ है। यहां से बड़े धमाके की तस्वीर भी सामने आई और अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में रूस को कुल मिलाकर के अब तक $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंच चुका है। हालांकि रूस और बाकी जो देश हैं यूक्रेन के बीच इस समय सीज फायर की बात चल रही है। आज तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच सीज फायर पर बातचीत होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले इतना बड़ा हमला जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर किया है, ये ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद ये युद्ध नए तरीके से एस्केलेट हो सकता है, इसमें अब कोई शक नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें आज आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे, क्योंकि ये जो ड्रोन उड़ाए थे यूक्रेन ने, एक तो ये उन सारे एयरबेसेस के बहुत नजदीक से उन्होंने लॉन्च किए और इन सब के अंदर कैमरास लगे हुए थे, और ये लाइव जो तस्वीरें थी ये रिले कर रहे थे इनके ऑपरेटर्स को। अब ऑपरेटर्स कहां थे अभी ये भी पता नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि ये लोग बहुत दूर तो नहीं हो सकते, तो क्या ये भी एयरबेसेस के नजदीक ही कहीं थे और वहीं से ये ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे। और जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसके बारे में बताते हुए खुद वीडियो बना करके बताया कि 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी और वो खुद इसमें शामिल थे। ये ड्रोन्स कैसे पहुंचे रूस के अंदर तक, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है कि इन एयरबेसेस के बहुत नजदीक ये ट्रक्स पार्क कर दिए गए। इन ट्रक्स की छतों पर ये ड्रोन रखे हुए थे, और इन ड्रोन्स जिन केसेस में थे वो रिमोटली यानी रिमोट कंट्रोल से खुल जाते थे, और जैसे ही वो इनके जो बॉक्सेस थे वो ओपन हुए, एक के बाद एक ड्रोन लॉन्च होना शुरू हो गए, और फिर वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो एयरबेसेस के ऊपर जा रहे हैं। और फिर उनके अंदर जो कैमरा था उससे जो फुटेज सामने आई कि उन्होंने एक एक करके फिर जूम इन किया जो एयरक्राफ्ट थे और उनके ऊपर बॉम्ब गिराए। अब आप अनुमान लगाइए, 41 बड़े जहाज, और इसमें जब आपको बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे किस किस्म के जहाज थे वो। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अब जो ये देश अब बनाते भी नहीं है, तो इनको रिप्लेस करना भी रूस के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का काम क्या होता है, मैं एक्सपर्ट से पूछूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ही देश इस किस्म के बॉम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, भारत भी ऐसे जहाज ऑपरेट नहीं करता है। इनकी वैल्यू रूस के लिए बहुत ज्यादा थी और उन्हीं को टारगेट किया है यूक्रेन ने। अब देखना यह है कि इसका बदला पुतिन कैसे लेते हैं। अब जब दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठने वाले हों आज, और उससे पहले इतना बड़ा हमला हो जाए, तो अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पुतिन जैसा व्यक्ति वो आगे क्या सोच रहा होगा। तो मैं इस सवाल मेहमानों के पास लेके जाता हूं। जनरल दत्ता, दुनिया ने ना देखा, ना सोचा, ना सुना कभी ऐसा हमला, ये यूक्रेन ने किया है, और यूक्रेन रूस के साथ ऐसा कर सकता है, 4000 किलोमीटर तक अंदर जाकर के ड्रोन्स फ्लाई कर सकता है। ये तो अनइमेजिनेबल था। क्या कहेंगे आप इस ऑपरेशन पर? बिल्कुल सौरभ, यूक्रेन का ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से इन्होंने किया है,
ये स्पेशल ऑपरेशंस के रैलम के अंदर एक हिस्ट्री बन जाएगा। क्योंकि मैं खुद स्पेशल फोर्सेस हूँ और हमने भी बहुत सारे ऐसे मिशंस करे हैं, लेकिन इसका प्लानिंग, इसका एग्जीक्यूशन जिस प्रकार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है, जहाँ पर वो उसके जो स्ट्रेटजिक असेट्स थे वो इतनी दूर अंदर थे कि इनके कन्वेंशनल वेपन, हथियार, मिसाइल वगैरह वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे, और रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको आने नहीं देती। अब ऐसे माहौल के अंदर उस टारगेट को चुनना, सिलेक्ट करना, जो रूस के स्ट्रेटजिक असेट्स हैं, ये रूस के जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक असेट्स हैं, ये उनमें शामिल है। अब मान के चले कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होता, रूस 40-41 इस कैटेगरी के जहाज ना गवाता, तो एक इस प्रकार का ऑपरेशन प्लान करके अदर जंग में भी ये सब जहाज डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं मुमकिन होता। इतनी बड़ी तादाद में इनके जहाज डाउन होते, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेटजिक बॉम्बर जाता है वो 40-50 इकट्ठे नहीं जाते हैं, वो सिलेक्टेड टारगेट होता है। एक या जो 2 बॉम्बर होते हैं, उनको एक्सकॉर्ट करने के लिए फाइटर बॉम्बर अलग से होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं, और वो उसको लेके जाते हैं यकीनन, ताकि अपने टारगेट के ऊपर पहुंच के वो स्ट्रेटजिक बॉम्ब या मिसाइल या न्यूक्लियर डिवाइस को फेंक पाए और उसका जो रिजल्ट हासिल कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 40-41 जहाज जिस कैटेगरी के इकट्ठे तबाह हो जाएं, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल ऑपरेशन है। और मैं इसको यूक्रेन को 1/3 ऐसे जहाज जो थे माना जा रहा है वो डिस्ट्रॉय कर दिए यूक्रेन ने एक हमले के अंदर। मैं आ रहा हूं सर आपके पास जेलेंस्की की बात, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। यूक्रेन ने जिस FPV ड्रोन से रूस को टारगेट किया, उस एक ड्रोन की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए है, सिर्फ 40,000 रुपए। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन इस्तेमाल हुए और रूस को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, बल्कि एस्टिमेट और ज्यादा हो सकता है। यूक्रेन इस हमले के लिए लगभग 18 महीने से तैयारी कर रहा था और इसकी निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। सुनिए उनकी बात। Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо, і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють. देखिए मजेदार बात यह है कि यह हमला और इसको उसके बाद इसको ओन करते हुए जेलेंस्की का वीडियो, और जेलेंस्की ने इस वीडियो में जब बताया कि यह हमला हम लोग 18 महीने से प्लान कर रहे थे, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम अनकंडीशनल सीज फायर के लिए तैयार हैं। आज आ जाए बातचीत की मेज पर रूस और वो भी तैयार हो जाए सीज फायर के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि इतने बड़े नुकसान के बाद बिना पलटवार किए रूस तो चुप नहीं बैठने वाला है। अब एयर कमोडोर साहब हमको यह बता सकते हैं कि ये 117 ड्रोन वर्सेज 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, सर मतलब क्या, कितनी कीमत में कितना बड़ा नुकसान किया, और क्या होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर? अभी दत्ता साहब कुछ बता रहे थे, अगर आप और डिटेल में बता दें। देखिए, अगर टोटल जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं रशिया के पास 120 है, जिसमें से 58 Tu-22 हैं और 47 हैं Tu-95 और 15 हैं Tu-160। तो अगर 40 के करीब, मेरी अपनी एस्टिमेट्स थोड़ी कम है, मैं कहूंगा अबाउट 20 के आसपास ऐसा नंबर होगा जो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन हो सकता है इससे ऊपर भी हो। लेकिन जो भी पिक्चर्स अभी तक आई हैं उसमें यह दिख रहा है कि 20 या 20 से ऊपर हो सकता है डैमेज। अब आती है दूसरी चीज कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल 18 महीने से यह प्लानिंग चल रही थी, तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। इनको ट्रक्स में लेके जाया गया और इनको लकड़ियों के कंटेनर में लेके गए, और ये लेके गए 4000। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिल्ली से मॉस्को का डिस्टेंस है 4300 किलोमीटर, और जो इनकी बेलाया एयरफील्ड है जहां पे 52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खड़े थे, टोटल खड़े थे 92 में से 52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे।
ये 4300 किलोमीटर दिखा रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस जितना दिल्ली से मॉस्को का है, इतनी दूर ये गए ट्रक्स के अंदर। और कहते हैं कि जो इनका एक कंट्रोल सेंटर था वो FFSB, जो कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बिल्कुल पास में है। तो यानी कि ये इतनी खूबसूरती से प्लान और इफेक्टिव इंप्लीमेंट किया गया ये चीज। दूसरी चीज है, आप जब भी ये ऐसे भारी ट्रक लेके जाते हैं और पूरा रास्ता जो 4000 किलोमीटर का है, तो क्या रशिया सो रहा था इस टाइम पे? ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। उसकी इंटेलिजेंस को क्या हुआ? क्या वो फेल हो गई? और जब ये पहुंचे, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कई रशियन स्पीकिंग पीपल जो कि यूक्रेन में है, और कई यूक्रेन के जो लोग हैं जो रशिया के अंदर रहते हैं या रशियन सिंपथाइजर्स हैं जिनकी फैमिलीज यूक्रेन में है, हो सकता है उनका इस्तेमाल किया गया हो। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है, एक चीज होती है रियर एरिया सिक्योरिटी, जो कि सबसे अच्छी आर्मी जानती है, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं टीए बटालियंस हमारे देश के अंदर रियर एरिया सिक्योरिटी में। अगर आप अपने सारे महत्वपूर्ण अंडे, मैंने आपको बताया था 120 है, अगर सपोज 40 इसमें से तबाह हो गए, अगर सबसे ज्यादा 92 महत्वपूर्ण अंडे आप एक जगह एक बास्केट में रख रहे हैं, तो क्या उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे 1 मिनट और दीजिएगा प्लीज। और इसका एक और बड़ा चीज आया था, इनके 2 मेजर बेसेस थे, एक बेलिया था और दूसरा था उलेनिया जी। और इन दोनों में यही जहाज थे, तो इन दोनों को काउंटर यूएवी सिस्टम से क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया? जब तक कि अभी तक इन्होंने बड़े लंबे लंबे अटैक्स भी किए हैं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट वेस्टर्न देश का था, क्योंकि वो तो जाहिर है, सब एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि ये बिना नेटो के सपोर्ट के तो यूक्रेन नहीं कर सकता। वैसे भी वो लड़ाई सारी नेटो ही लड़ रहा है एक तरीके से। एक बात जो आपने कही ना कि सारे इतने इंपॉर्टेंट बॉम्बर्स जो हैं एक जगह पर क्यों थे, इसके बारे में एक एक्सपर्ट ने जो है वो लिखा है, और अगर वो बात सच है तो फिर आप सोचें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे होती है कि यूक्रेन ने, जनरल साहब, ये बॉम्बर्स जहां अलग अलग स्प्रेड थे, पहले कुछ बेसिस को अलग टारगेट किया, और उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली होगी, लेकिन उन्होंने ये जानबूझ के किया कि ये अपने एसेट्स को शिफ्ट करें उन बेसिस पर जहां पर हमारे ड्रोन जिनके बाहर खड़े हैं, और उसके बाद इन्होंने ये डिस्ट्रक्शन किया है। और देखिए, आपको याद होगा हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच में इनको लंबी दूरी की मिसाइल्स दी थी, यूके ने भी दी थी और फ्रांस ने भी दी थी, और उसकी वजह से बिल्कुल आपने सही बोला कि इनको ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पीछे शिफ्ट करने पड़े। आप देखिए, एक जो बेस है वो मंगोलिया के बॉर्डर के पास है, मतलब इतना दूर था वो। साफ जाहिर है कि इनकी ये प्लानिंग, ये एक्चुअली ये बोलते हैं सरप्राइज डिसेप्शन एंड प्लानिंग, इसका ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पर यह साफ जाहिर है कि जो इन्होंने ये प्लानिंग की है, और आप ये देखिए 1.5 साल से प्लानिंग की है। मैं एज अ कमांडो इंस्ट्रक्टर बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग मिलिट्री एक्शन है, उसमें कोई शक नहीं है। और इससे साफ जाहिर है कि ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक टारगेट चुने हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, 37% इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं। और इसमें आपने बताया 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कम इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज से इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी है इसमें। आपने बहुत बड़ा एक अचीव किया है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट करना। सर, इसको जरा एक बार प्लीज क्लियर कर देंगे, क्योंकि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं, लिख के भी पूछ रहे हैं कि ये खास कौन से जहाज हैं जिसको इतना बड़ा नुकसान माना जा रहा है? देखिए, ये इसलिए माना जा रहा है, ये खास, ये बड़ी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट भी था कि 3 ही बड़े देश हैं जिनके पास ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का कंसेप्ट है, भारत के पास भी नहीं है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बेसिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, और साथ में लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक, मैं बोलूँगा, न्यूक्लियर एसेट के लिहाज से बहुत ज़रूरी है ये कैरिज के लिए। और इनकी क्योंकि डेप्थ बहुत होती है, जिसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ ऑपरेशन, लंबी दूरी तक जा सकते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं, और फिर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कैरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में यही पूछने वाला, ये हाँ, फाइटर एयरक्राफ्ट में जो कैरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। जैसे अभी आपने देखा है, ये जो चाइना की ये मिसाइल्स थी या हमारी मिसाइल्स है, एट बेस्ट एक एयरक्राफ्ट में आप 4 मिसाइल कैरी कर सकते हैं। अच्छा, बस, और वो भी जनरली छोटी होती हैं, और वो भी सब अंडर कैरेज होती है, वो नीचे से दिख भी जाती है। आपने देखा है, ये जैसे PL-15 वगैरह थी। और इसमें, लेकिन इसमें जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, आप भारी मात्रा में कैरी कर सकते हैं, और इसमें जो वो इसके लॉन्च पैड्स वगैरह है,
क्योंकि वो जहाज खुद भारी होता है। इनफैक्ट ये बता पाएंगे एयरफोर्स के एक्सपर्ट की उसका वजन क्या होता है। मेरे को लगता है ये काफी बड़े जो बॉम्बर्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली कैरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे दत्ता साहब ने भी बोला, जब ये फ्लाई करते हैं अकेले नहीं जाता है, इनको पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटेक्शन, एयर डिफेंस, फाइटर एयरक्राफ्ट जब जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा पैकेज होता है। सर आप देखिए जो तस्वीर चल रही है, एक बार इसको जरा लीजिएगा स्क्रीन पर। ये ऑपरेशन इतना मेटिकुलस था कि सारे सवाल उठा दिए बहल साहब ने। ट्रक अंदर कैसे चले गए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ड्रोन जो थे वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुए। उसके अलावा इन ट्रक्स के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैपेसिटी थी, मतलब अंदर क्या है, कैसे लगाया गया, ड्रोन कहां लगे थे, ये पता ही ना कर पाए। इसको जब ये नजर में आ जाए ट्रक्स, उससे पहले ही इनमें विस्फोट हो गया। अभी तस्वीर में आपको दिखेगा, अंदर व्यक्ति है, देख रहा है झांक के कि अंदर क्या था। लोग ट्रक के ऊपर भी चढ़ गए थे ड्रोन्स को उड़ने से बचाने के लिए, लेकिन तभी ट्रक जो है वो तबाह हो जाता है। तो हर लिहाज से, हर लेवल पर ऐसी प्लानिंग की गई थी कि ना तो रूस को कोई मौका मिले अपने जहाजों को बचाने का, और ना वो यही पता कर पाए कि आखिर ये ट्रक अंदर आए कैसे। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जो ट्रक चला के लाए ड्राइवर्स आए वो कौन थे, तो अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि वो कुछ एक ड्राइवर्स की भी मौत हुई है इसमें, कुछ की ब्लास्ट में मौत हुई है। कहीं एक जगह ऐसा भी लिखा, मैंने कहीं पढ़ा कि एक का तो गला दबा के मारा गया है। तो या तो वहां पर यूक्रेन के कोई स्पेशल फोर्सेस के लोग हों या अंदर के कोई लोग हों जिन्होंने भाई कोई सबूत हाथ नहीं लगना चाहिए तो ड्राइवर को किसी तरह मारो। इन ड्राइवर्स को शायद मालूम ही नहीं था कि ये क्या कैरी करके जा रहे हैं। अब इस लेवल की प्लानिंग का आप अंदाजा लगाएं, इनको केवल ये पता था कि ये ट्रक ले जाकर यहां पार्क कर देना है और वहां से फिर ये जो है वो लॉन्च हुआ है। मैं सौरभ आपको बता, अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन मेरे को प्लान करना होता, मैं इतनी बड़ी तादाद में पहले तो ड्रोन रशिया के अंदर लेके जाने हैं मेरे को, उसके बाद में हज़ारों किलोमीटर दूर उनको ट्रांसपोर्ट करना है और वहाँ जाके ऑपरेशन लॉन्च करना है। तो ये नहीं कि इन कंटेनरों में शुरू से भर के लाए। अगर ये 4000 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, तो ये कंटेनर हो सकता है इन्होंने वहाँ से कहीं से लोकल हायर करे होंगे। यहाँ कंटेनर के बाद में जो एक कंटेनर होता है, एक उसका क्या होता है ट्रैक्टर, जिसके ऊपर ट्रक के ऊपर लाद दिया जाता है उसको। तो इन्होंने कंटेनर वहाँ लोकली हायर करे होंगे या खरीदे होंगे। और जो ड्रोन्स हैं इन्होंने हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस उसको फ्लाई करके लॉन्च करके दूसरी साइड में इनके एजेंट्स ने उनको उठाया होगा और उनके कंट्रोल इनके पास होंगे, उनको ला के उन्होंने फिर इकट्ठा करके 117 ड्रोन की अगर आप बात कर रहे हैं, उनको फिर वो उन टारगेट के नजदीक ले गए जहां पे एक और सवाल सर जो लोगों के मन में बहुत है कि ये ड्रोन्स ऑपरेट करने वाले लोग वो तो यूक्रेन में नहीं बैठे हो सकते, हजारों किलोमीटर दूर। ये जो सिस्टम इस्तेमाल किया उन्होंने लोकल टेलीफोन नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं ना, जो हमारा मोबाइल फोन नेटवर्क है, उस मोबाइल फोन नेटवर्क के साथ सिम कार्ड लगा के उन्होंने उसको गाइड किया है। और ये जो टारगेट के ऊपर मारा है ये वो नहीं है, प्री डेजिग्नेटेड टारगेट नहीं है, इसको ऑपरेटर ने जाके उनके ऊपर मारा है। सर वो ऑपरेटर कहीं आसपास ही होगा ना? बिल्कुल, वो ऑपरेटर जो हो सकता है बाहर किसी वैन में या किसी कार में बैठ के, स्क्रीन उसके सामने है और वो एक एक उसको ड्रोन को किस पे लेके जा रहा है, उसके विंग के ऊपर, क्योंकि विंग में होता है फ्यूल। 250 ग्राम का एक्सप्लोजिव एक हवाई जहाज के फ्यूल के ऊपर आप उड़ा दीजिए और जहाज जल के खत्म हो जाएगा। आपको कोई 5 किलोमीटर इनको कोई फ्लाई कर रहा था कि कहां जाकर तुमको गिरना है। वो छोटा अच्छा, ये जो ज़ेलेंस्की का जो स्टेटमेंट मैंने पूरा सुना, उसमें वो बोल रहे हैं वी यूज्ड 117 ड्रोन्स एंड एज मेनी ऑपरेटर्स एंड ऑल ऑपरेटर्स आर बैक। एब्सोल्युटली। सो ये जो ऑपरेटर्स थे ये इसके आसपास ही कहीं थे, हो सकता है इस ट्रक के पास ही हो या हो सकता है कोई और व्हीकल के बैग नहीं है। कितनी दूरी तक वहीं पे ऑपरेट होता है? समझे, फॉर एग्जांपल कुछ किलोमीटर दूर से भी कर सकता है। 3 किलोमीटर। ये जो ये वाला ड्रोन है ना 40,000 वाला, अगर आप बोल रहे हो, इनकी रेंज होती है 3 से 5 किलोमीटर। नो, मैं कह रहा हूं सर कि ऑपरेटर कितनी दूरी बैठा हो इसका। देखिए, ऑपरेटर को लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है ड्रोन के साथ। अगर आप इस ड्रोन को देखें, ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे चल रहे हैं। इनको एफपीवी क्यों कहते हैं? इसके आगे कैमरा लगा होता है और जो ड्रोन को दिख रहा है वही चीज ऑपरेटर को उसकी स्क्रीन में दिख रहा है। आप इसके ऊपर भी चला सकते हैं उसको। जी हाँ सर, हाँ। सो वही चीज उसको दिख रही है और इसमें एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं। और क्योंकि ये इतने लो ऑल्टीट्यूड पे है तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो सकता। ये मेरे हिसाब से जस्ट आउटसाइड ही
पेरीमीटर जो है ना, एयरफील्ड की पेरीमीटर, उसके बाहर ही कहीं होगा। और दूसरी, ये मेरी अप्रिसिएशन है, ऐसा जरूर है कि 3 से 5 किलोमीटर तक भी इनकी रेंज होती है, डिपेंड करता है किस हाइट पे उड़ रहा होता है ये क्वाडकॉप्टर। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि जब ये अंदर जा रहा है और ये देख रहा है, आप देखिए वो देख रहा है, और उसके बाद जिस टारगेट को वो सिलेक्ट करते हैं उस टारगेट के ऊपर जाके वो कामाकाजी डाइव करता है, सुसाइडल डाइव करता है, और वहीं जाके एक्सप्लोड कर रहा है। और एयर डिफेंस क्या हुआ? हाँ, यही चीज मैंने आपको शुरू में भी पूछ रहा था कि देखिए, आज एक ऐसी सिचुएशन हमको ये सिखा रही है कि कल अगर हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ऑपरेशन होता है तो हम ये ना सोचे कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट पे अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स रखे हैं या कोई इंपॉर्टेंट एसेट रखा है तो उस पे हमला नहीं हो सकता, उस पे एसिमेट्रिक हमला भी हो सकता है। और यहीं पे रशिया की बहुत बड़ी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में वीकनेस है। क्या वीकनेस है? अगर 4300 किलोमीटर है, एसिमेट्रिक यानी कि आप एक टेररिस्ट अटैक तो हो सकता है ना, तो टेररिस्ट अटैक के लिए भी नहीं उन्होंने वहां पे प्रोटेक्शन। मेरा सवाल यह है, बड़ा आप लेमैन सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाए, हमने सारे ड्रोन गिरा दिए, अब वो मार रहा है कुछ 100 किलोमीटर दूर से, मान लीजिए वो कुछ 50 किलोमीटर दूर से उसने उनको चलाया, व्हाटएवर जो भी उनकी रेंज रही हो, वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। अगर कोई ड्रोन एक एयरबेस पे, जो एयरबेस इतना प्रोटेक्टेड होगा, सब कुछ होगा एयर डिफेंस के नाम पर उसके पास, तो वो उसके बाजू से फ्लाई करके आ रहा है और उसको पता नहीं लग रहा है, ये कैसे मुमकिन है? सौरभ, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, ये आम जनता भी यही पूछेगी। देखिए, मेरे को जो लगता है कि पहली बात, आपके पास जितने भी एयर डिफेंस एसेट्स होते हैं, रडार्स होते हैं, वो इतनी भारी तादाद में नहीं होते हैं कि आप ऑल ओवर आप लगा सकते हैं। ये तो एक फैक्ट है किसी भी देश के लिए। अब ये जो लड़ाई हो रही है ये बेसिकली लिमिटेड थी, ज्यादा से ज्यादा मॉस्को तक इन्होंने टारगेट किया। इससे पहले जितनी भी बार हुआ है, मॉस्को से पीछे की तरफ नहीं गए हैं कभी। ये जो टारगेटिंग हुई है 4300 किलोमीटर दूर, अपेरेंटली ये है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ में ये इनके एयरफील्ड थे, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो कॉमन मिलिट्री नॉलेज के मुताबिक उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया होगा, क्योंकि वहां कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जा सकता है या वर्ल्ड का कोई ड्रोन जा सकता है। यूक्रेन के इतने लंबे ड्रोन्स नहीं है कि उनकी टेरिटरी से वहां उड़ के जा सकते हैं। तो ये इनकी एक गलत मिलिट्री असेसमेंट हुई है कि वहां तक इन्होंने एस्टिमेट ही नहीं किया होगा, अनुमान नहीं किया होगा कि यहां पर ऐसा हो सकता है। तो ये टोटल मैं बोलता हूं ना, सरप्राइज हो गए हैं।